मैं प्रोफेसर जगमोहन और वैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंसेज का हेड रिटायर हुआ, लेकिन जो मेरी सामाजिक जिम्मेवारी रही है वो है कि भगत सिंह और उनके साथियों के पूरे दस्तावेज को इकट्ठा करना और उस धरोहर को लोगों के सामने लाना, क्योंकि वो मेरे मदर जो थे बीबी अमर कौर, वो भगत सिंह से 3 साल छोटे थे। तो इसलिए वो जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी कि भगत सिंह को जानने से ही रिश्ता बनता है। तो इसलिए उन्होंने एक बहुत वो सीड जो है वो बो दिया। तो उसको जानने के लिए फिर मैंने जो भी उनके साथी थे, घर वाले थे, तो उसको जानने के समझने की कोशिश की है। सर, आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं और जिस मोड़ पर ये पहुंचा है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक नई, वैसे तो 113 साल के बाद हिस्ट्री ने रिपीट किया है। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, उन्होंने 1907 में पगड़ी संभाल जटा मूवमेंट चलाई थी और उसमें इस तरह का एका बिल्ट किया था और वो भी पीसफुल थी। लेकिन उस वक़्त ब्रिटिश को तीनों कृषि कानून जो हैं वो वापस लेने पड़े थे और उसमें जो था कि क्योंकि कमांडर इन चीफ ने बता दिया है, क्योंकि उनको तो यहाँ से एग्ज़ाइल कर दिया गया था लाला लाजपत राय के साथ, लेकिन उसने कहा कि मैंने फ़ौजों में देखा है कि किसानों के बच्चे फ़ौजों में बैठे हुए हैं और उनमें जो मतलब निराशा आ रही है वो हमें 1857 में तो बच गए थे, 1907 में नहीं बचे। तो वो प्रभाव जो है, और जब ये मूवमेंट शुरू हुई तो उसके सामने भी था कि मतलब चाचा अजीत सिंह ने एक मूवमेंट चलाई थी, 9 महीने के बाद कामयाब हुई थी। तो एक तो वो है। एक दूसरी जो बहुत ही बढ़िया चीज़ जो कभी गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था कि कभी अकेले फैसले नहीं लेना। उन्होंने कहा था कि मैं 5 आदमी चुन रहा हूँ, तो जब 5 बैठ के फैसला लेंगे तो वो ठीक फैसला होगा। तो अब इसमें तो 475 लोग जो हैं वो कब बैठ के फैसला लेते हैं। और ये जो न्याय कल्चर के व्यक्तिवादता से सामाजिक की तरफ मूवमेंट है, ये एक बहुत बड़ी मतलब हिस्टोरिक चीज़ है और इसने हमारे गांव में भी इफ़ेक्ट किया है। तीसरा इसका इफ़ेक्ट हुआ है कि हमारी महिलाओं ने, और ख़ास तौर पर हरियाणा की महिलाओं में, अभी मैं ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी में भी देख रहा था, वहाँ भी वो निकल रही हैं, क्योंकि वो क्राइसिस उनके सिर पे है। तो पहली दफ़ा उनको आवाज़ मिली कि वो भी क्राइसिस को एड्रेस करें, क्योंकि एग्रेरियन क्राइसिस है। ये 3 कानून तो वो अपनी मर्ज़ी से लाए थे, मर्ज़ी से ले गए। और मैं आज भी बात कर रहा था कि वो कहते हैं मैंने बड़ी तपस्या की। मैं क्या एक्चुअली तपस्या नहीं की, उन्होंने कॉरपोरेट के नाम पे माला फेरी थी। तो माला तपस्या नहीं होती, तपस्या हमारे किसानों भाइयों बहनों ने की। तो इसलिए ये एक मतलब अभी क्योंकि पी साईनाथ में साथ थे तो वो सारे इकट्ठे ही थे, हम कल भी इकट्ठे थे। तो एक बात हम कर रहे थे कि इसका एक प्रभाव जो है सामाजिक तौर पे वो बहुत गहरा होगा, क्योंकि एक नया कल्चर जो कॉरपोरेट कल्चर और कैपिटलिज्म का कल्चर व्यक्तिवादता का है, उसको इसने ब्रेक किया है। और नौजवानों ने जिस तरह अपनी ड्यूटियां संभाली और उनको एक मतलब मौका मिला है कि वो कर सकें, तो उससे लगा कि शायद भगत सिंह का जो 1924 का एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि भगत सिंह की जो सबसे पहली, वो जब 17 साल के थे तो 1924 में उन्होंने कहा था कि क्राइसिस को डील करने के लिए एक नौजवान लहर होनी चाहिए, जिसका आधार पहला ये होगा कि वो नौजवानों के दिमाग से धार्मिक जो टकमल है बना हुआ वो ख़त्म हो, और दूसरा जो है कि जो जात पात के नाम पे मतलब हम इंसाफ नहीं कर रहे, तो वो कम से कम नौजवान उसको मांगे। और तीसरा उन्होंने कहा था कि जब लोग कारण समझने लग जाएंगे, वो विज्ञान है। विज्ञान का मतलब है कि जो हो रहा है उसका कारण समझिए। जब आप कारण समझने लग जाएंगे तो फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं। और चौथी डिमेंशन जो उन्होंने दी थी कि असल लड़ाई जो है वो अंग्रेज़ के निकालने की नहीं है, वो यहाँ की इनइक्वालिटी की है। और मैनिफेस्टो में उन्होंने नौजवान भारत सभा के मैनिफेस्टो में लिखा कि हमारा स्वराज जो है वो 99% लोगों के लिए है, 99% लोगों की शमूलियत से है। और वो जो 1% वर्सेस 99% था, और जब पिकटी ने कुछ 2 साल पहले कहा कि भारत में 20वें दहाके में जो इनइक्वालिटी थी वो 2016 में भी है, तो इसका मतलब कि हम उसी क्राइसिस को डील कर रहे हैं। और उसका उन्होंने कहा कि इसका जवाब एक वैज्ञानिक
तरीका जो है वो समाजवाद है। तो वो उन पे उन्होंने नौजवानों, और वो नौजवान लहर इतनी प्रबुल्लत थी कि आपको उसकी ब्रांचेस जो हैं तमिलनाडु में भी मिलेंगी, आपको उसकी ब्रांचेस बंगाल में भी मिलेंगी। तो वो मैं समझता हूँ कि क्राइसिस को जो भगत सिंह ने और उनके साथियों ने एड्रेस किया, वो अभी हमारा वो 24 आ रहा है, और इसने उस धरातल को बनाया है कि नौजवान इस क्राइसिस में। और उसके साथ ही ये भी देखने वाला है कि क्राइसिस में एक दूसरी आवाज़ भी आई थी। 1925 में आरएसएस बनी थी जो प्योरली धार्मिक है, और भगत सिंह का एक आर्टिकल है जिस पे उसने उस पर भी बात की कि आज नौजवानों को एक बहुत जो खींच रही है लहर, वो वासवानी की है। और वासवानी एक शब्द में सारी बात कह देता है कि जो अकल है, ज्ञान है, वो तो वेदों में ही ख़त्म हो गया था। तो कहता है इससे बड़ी बेअक्ली की बात नहीं हो सकती। और लेकिन वो उत्साहित ज़रूर करता है लोगों को, नौजवानों को लाता है, लेकिन नौजवानों को मतलब समझना चाहिए कि मतलब जो मसले हैं उनको कैसे हल करना है। आपने काफ़ी बारीकी से आंदोलन देखा है, आपको क्या लगता है ये कौन सा मोड़ लेगा, क्या रास्ता है? नहीं, देखिए इसमें है कि अभी तो ये ज़ीरो, मैं ऐसे कहता हूँ कि ज़ीरो सम हुआ है, क्योंकि ये ना तो मांग थी, ये मांग थी कारपोरेट की। और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये मांग OECD कंट्रीज़ जो हैं, जो अमेरिका ने सेकंड वर्ल्ड वार के बाद एक ग्रुप बनाया था, उनकी एक रिपोर्ट है एग्रीकल्चर इन इंडिया। और उसमें उन्होंने कहा था कि आप मतलब WTO को भूल जाइए, क्योंकि WTO में क्या था कि आप अनाज बाहर से ख़रीदेंगे तब हमारा अनाज की मंडी बनेगी। हम 5% हमारे होने के बाद भी हम 5% बाहर से इंपोर्ट करते थे। अब इन्होंने कहा कि नहीं, आपके दो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक तो है कि आप जो मिनिमम प्राइस दे रहे हैं ना, ये वर्ल्ड प्राइस से बहुत कम है, तो इंडियन एग्रीकल्चर इज़ प्रॉफिटेबल इन ए वर्ल्ड मार्केट। दूसरा उन्होंने कहा कि इसमें दो ही बाधाएं हैं, एक एसेंशियल फूड आइटम्स का जो है बिल आपका, और एक जो आपकी मतलब APMC है, कि इन दोनों को हटा दें तो आप बहुत व्यापार कर सकते हैं। और आपने नोट किया होगा कि ये पिछले दिनों में कह रहे थे कि हमने $41.8 बिलियन एक्सपोर्ट किया है। अब लोगों को ऐसे लगता है कि शायद इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब इतना कमा लिया है, हालांकि वो कारपोरेट की कमाई है। मैंने अब बात कर रहा था, मैंने कहा कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो इसी नाम पे कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी तो इन्होंने बहुत कम कर दी। तो लोगों के किट्टी में तो कुछ नहीं पड़ा, ना किसान के पल्ले पड़ा, ना आम आदमी के लिए मतलब गवर्नमेंट के पास बजट आया। तो कारपोरेट का बजट को आप डॉलर्स में बताएंगे, आप रुपए में नहीं बताएंगे। इसलिए डॉलर जो है वो करेंसी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें जो इसका अगला पक्ष है वो ये है कि अभी जो अग्रेरियन क्राइसिस है वो एड्रेस नहीं हुआ, लोगों को मतलब एक्चुअली लड़ाई उससे है। और मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आप बात भी कर रहे थे और उसमें एक सजेशन भी मतलब बन रही है कि अभी सरकार जब कोई कमीशन बैठाती है तो उसमें तो लॉबियस्ट होते हैं, वो कभी लोगों का नहीं होता, इसलिए उसको घुमा हुआ के जो वो कहना चाहते हैं उसको जस्टिफिकेशन बना लेते हैं। लेकिन एक लोगों का कमीशन होना चाहिए, जिसे फार्मर कमीशन हम कहेंगे। ये जो जथेबंदियां हैं ये कहें कि आओ हमें बताओ, हमारे साथ बात करो, या ये हमारे लोग हैं इनसे बात करो, ताकि उसका जो मतलब दलील है वो भी आपको बनानी पड़ेगी। जैसे आप ये लोगों को वर्गला रहे हैं कि मतलब अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया तो इतना बजट बनेगा, हालांकि वो बात बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि आप जब देंगे पैसा तो आपकी मार्केट बढ़ेगी, मार्केट से डिमांड बढ़ेगी, पूरी इकॉनमी बढ़ेगी, लेकिन आप उसकी बात नहीं करते। इकॉनमी को बढ़ाने के लिए आप इंडस्ट्रियलिस्ट को या कैपिटलिस्टों को मतलब आप टैक्स कम करते हैं, लेकिन किसान का जब आ जाता है तो उसमें जो मतलब है कि इसका जो अगला है, और उसमें मैं कहता हूँ कि गाँव को एक्चुअली अपना काम सीखना चाहिए। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भगत सिंह के परदादा ने एक घर बनाया था, वो अभी उनका इंसेस्ट्रल हाउस कह के हमने उसको प्रिजर्व किया है। ये 1858 में बनाया था। तो लोगों ने कहा कि ये किस लिए, वो कहते ये मैं दीवान खाना बना रहा हूँ, यहाँ सब लोग इकट्ठे होंगे और वो अपनी समस्याओं को आंकेंगे, मार्क देयर प्रॉब्लम्स, और वो अगर आप मार्क कर लेंगे फिर हल निकलेगा। तो वो कहते जी वो तो आपकी हवेली इतनी बड़ी है, वहाँ हो सकता है। वो कहते मेरी हवेली है,
अब मेरी हवेली में आएंगे तो आप मेरी उंगली की तरफ देखेंगे कि बाबा की उंगली कैसे जा रही है, आप अपने तौर पर नहीं सोचेंगे। तो यहाँ इंडिपेंडेंट होंगे, सब बराबर होंगे। तो पहली मतलब रिपब्लिक उन्होंने उस गांव में शुरू की। तो वो मैसेज कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, सरकारों ने आपकी बात नहीं करनी, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम्स तो पता होनी चाहिए। और अब जितनी महिलाएं आई हैं ये जानती हैं कि प्रॉब्लम गांव की क्या है। और ये आपको मतलब इंटरेस्टिंग होगा कि पंजाब में 2 दफ़ा जो एजेंडा है इलेक्शंस का वो पंजाब की महिलाओं ने फिक्स किया था, और वो था नशा। क्योंकि शी सफ़र, अगर उसका लड़का नशा करता तब वो सफ़र करती है, पति करता है तब सफ़र करती है, भाई करता है तब सफ़र करती है, पिता करता है। तो शी इज़ द मतलब हब ऑन विच द होल क्राइसिस पॉइंट। एंड उसकी जो चेतनता आई है उसको एक नई। और आखिरी बात मैं ये कहता हूँ कि एक्चुअली हर मूवमेंट, अगर मैं हिस्ट्री देख रहा था कि 1907 की मूवमेंट आई, उसके बाद गदर पार्टी की मूवमेंट उससे निकली। गदर पार्टी की मूवमेंट ने जो इम्पेटस दिया उससे आपका जलियांवाले बाग में जो लोगों की एकता हुई कि आप रामनवमी जो है वो हिंदू सिख मुसलमान इकट्ठे मना रहे हैं 1919 में। और उसके बाद आपकी मूवमेंट लगातार, तो एक लहर के बाद दूसरी लहर वो एक धरातल बनाती। अब इस लहर ने एक बहुत अच्छा सामाजिक धरातल बना दिया है। और मैं कहता हूँ कि ये हम तो किसान हैं, एक ज़मीन बना दी है, अब इसमें आप बीज बो लीजिए, जो नए बीज हैं उसमें उगेंगे। देखिए मतलब कि ये प्रेशर अगर लूज़ कर जाएंगे तो वही वो चाहते हैं। और ये आपको नहीं पूरे साल में कितनी कोशिशें की हैं। वो जो कहता है मैंने बहुत मतलब आपको समझाने की कोशिश की, वो साम दाम दंड भेद सभी यूज़ किए। यहाँ तक कि मतलब उन्होंने ये भी शरारत की कि यहाँ बम चला दिया जाए। मतलब बहुत कोशिशें की। लेकिन अभी मैं लखीमपुर था, मैंने कहा कि कुदरत आपके साथ है। अगर आप मतलब जो गुरुओं ने भी कहा है कि अगर आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कुदरत भी आपकी मदद करे। और लखीमपुर में यही हुआ। इनका ये था कि हम तो हिट करके रन कर जाएंगे, हिट एंड रन वाला था। लेकिन आगे से बस आ गई, तो वो बस से एक कार तेज़ थी तो वो खब्बे मुड़ी तो वहाँ फंस गई, दूसरी जो तेज़ थी वो सज्जे मुड़ वो वहाँ फंस गई। तो मैंने कहा कि उनका जम तो कुदरत ने भेज दिया, तो ये सारा एक्सपोज हो गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वैसे तो हमारे नेता बहुत समझदार हो गए हैं फैसला लेने में, वो ठीक फैसला ही लेंगे। लेकिन ये है कि प्रेशर कैसे बनाना है, लेकिन इसके साथ ही जो गांव है उसको मजबूत करना भी बहुत ज़रूरी है।